हमारे साथ में है यथार्थ चतुर्वेदी। और यथार्थ चतुर्वेदी अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं तो वैसे मेरे विद्यार्थी हैं, लेकिन करौली के बहुत सारे नवयुवकों के लिए, नौजवानों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, मोटिवेटर के रूप में आप हो सकते हैं। यथार्थ चतुर्वेदी बहुत प्राइमरी क्लासेस में या क्लास 8th या 9th तक हमारे स्टूडेंट रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने अपना फील्ड डिसाइड किया और लगातार मेहनत करते रहे। मैं आपको जानकारी दे दूं कि 2019 में CDS, जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण और कठिन परीक्षाओं में गिनी जाती है, उस CDS एग्जाम को आपने क्रैक किया। क्रैक करने के बाद 19th रैंक आपकी ऑल ओवर इंडिया रही, और उस रैंक के साथ में आपने लेफ्टिनेंट कर्नल जैसा एक महत्वपूर्ण और महनीय पद प्राप्त किया। उसके बाद भी आप नहीं रुके, आपने अपना जो मन था वो UPSC के लिए और सिविल सर्विस के लिए आगे बढ़ाया, और उसी का परिणाम है कि आज आप ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को मोटिवेशन दे रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी जैसा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं एक निजी संस्थान में। और कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं तो करौली से इतना बड़ा सपना देखना और सपने को कैसे जिया जाए, तो मैं यथार्थ को आप सबसे परिचय करवाना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा यथार्थ से कि इस तरह से जो ट्रेडिशनल तरीके हैं कि आप डॉक्टर्स बने, आप इंजीनियर बने, इस सब में आपने इस तरफ आने का और इस एग्जाम को देने का कैसे मन बनाया और कैसे आप आगे बढ़े, प्लीज। तो डॉक्टरी की तैयारी मैंने भी की थी। आई थिंक 2015 या 16 में मैंने तैयारी शुरू की। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि डॉक्टरी में जैसे 3 सब्जेक्ट्स अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनमें मेरी बायोलॉजी बहुत स्ट्रॉग है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री शायद में उतनी अच्छी नहीं है। मैंने स्वाया प्लान किया, और उसके बाद मैंने BSc में एडमिशन लिया गवर्नमेंट कॉलेज करौली में। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे स्कोर किया विद इन माई फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर ऑल्सो। कलेक्टिवली मेरी 77% ओवरऑल रही फाइनली, जो कि मतलब कम रहती है थोड़ी सी, लेकिन अच्छा स्कोर रहा। मैंने ये देखा कि बायोलॉजी में मेरा काफ़ी अच्छा एक रुझान है। उसके बाद एक डेफिनेटली अपन के मन में ये आता है कॉलेज के बाद कि अब क्या करें। तो उस टाइम मैंने SSC की तैयारी की सबसे पहले, कि SSC की तैयारी शुरू करनी चाहिए। और वहाँ मुझे पता लगा कि जो मेरे बहुत वीक सब्जेक्ट्स थे जैसे कि मैथमेटिक्स, तो उनकी मुझे डेफिनेटली तैयारी करनी पड़ी। वहाँ से मैंने एक पेपर उठाया कि चलिए CDS का पेपर अपन देते हैं। CDS का पेपर जब मैंने दिया तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें मिला। मतलब फर्स्ट टाइम में मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया, उसके बाद फर्स्ट टाइम ही मैंने SSB क्रैक किया, और ऑल इंडिया मेरी 9 रैंक थी उस टाइम। तो एक सेल्फ स्टडी करके करौली जैसी सिटी से, जहाँ पे कोई उस टाइम पे SSC वगैरह की कोचिंग्स नहीं थी और ज़्यादातर हिंदी मीडियम से थी, तो वहाँ मैंने इंग्लिश मीडियम पे फोकस करके और एक अच्छा रिजल्ट निकाला। हाँ, यथार्थ मैं यहाँ पर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि हमारा पूरा हिंदी माध्यम का परिवेश है। इस हिंदी माध्यम के परिवेश में अक्सर ऐसा होता है कि हम सब्जेक्ट में बड़े मजबूत हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश जैसा विषय हमेशा एक खौफनाक विषय रहता है इस परिवेश के लोगों के साथ। कई लोग RGS के लिए तैयारी करते हैं, कई लोग RAS के लिए तैयारी करते हैं, तो इंग्लिश जो है वो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। अब इवन मैं कहूँगा प्रोफेशनल फील्ड में भी जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी इंग्लिश एक हवा है, एक डर है। तो आखिर इस डर से बाहर कैसे निकले? इंग्लिश का मेरे लिए जो पर्सनली एक अट्रैक्टिव फीचर रहा कि मैं जहाँ रहता था करौली में, जैसे मैं फूटेकोट के पास रहता था, वहाँ कई टूरिस्ट आते थे महल घूमने। तो उनसे मैंने ऐसी बातचीत की, उनके कल्चर के बारे में जाना कि भाई आप कहाँ से आए हो, आप अफ्रीका से आए हो, तो वहाँ क्या होता है। अब उनसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपको इंग्लिश ही रखना पड़ेगा। बाद में फिर मैंने क्या किया कि जैसे मूवी चैनल्स देखे, स्टार मूवीज़ देखा, उस पर सबटाइटल लगा के मूवी देखी काफ़ी सारी। बाद में मैं कस्टमर केयर से ऐसे ही कॉल करता रहता था कि इंग्लिश में बात करने के लिए, जस्ट टेल देम रैंडम इशू दैट आई एम हैविंग व्हिच आई वाज नॉट इवन एक्चुअली हैविंग, और उसके बाद उनसे बात कर ली। तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि इंग्लिश इज़ नॉट अ घोस्ट, ठीक है, उससे स्केयर नहीं होना है आपको। ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स जस्ट अ मोड ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन टू गेट थ्रू व्हाट यू वांट टू पुट अक्रॉस, ठीक है, नथिंग एल्स। तो उसके बाद में जो हमारी एकेडमिक इंग्लिश है वो बहुत सिंपलर है उस इंग्लिश से जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, अमेरिकन या ब्रिटिश इंग्लिश। तो वो बहुत हो सकता है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन एकेडमिक इंग्लिश जो आप बुक्स में पढ़ोगे दैट्स वेरी वेरी सिंपल एंड इट्स ईजियर देन हिंदी। आई वुड से हिंदी थोड़ा टफ है इंग्लिश से, उसके जो शब्द हैं वो थोड़े और टफ है। यथार्थ यहाँ पर मैं सभी दर्शकों से ये भी कहना चाहूंगा कि नॉट इवन आप एकेडमिकली एक्सीलेंस को प्राप्त कर लें, आपको किसी एग्जाम को क्रैक कर लें, बट आपकी पर्सनैलिटी में भी वो झलकना चाहिए। जैसे अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं या आप इंजीनियर बन रहे हैं या आप किसी भी रेपुटेड इंस्टीट्यूट में या किसी भी जगह आप पढ़ रहे हैं, तो वो आपके नेचर में, आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और वैसा एग्जाम्पल यथार्थ के पास में है, बीइंग अ करौली पर्सन, बीइंग अ लोकल पर्सन, जहां पर आपने देखा कि उसने इंग्लिश को इंप्रूव करने का एक बहुत ही नायाब तरीका निकाला, और फॉरेनर्स जो यहाँ टूरिस्ट की तरह आते हैं उनसे आप वार्तालाप कर रहे हैं, आप कस्टमर केयर को एक फॉल्स या फेक कॉल करके उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। तो सीखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, अगर आपके अंदर इंटेंशन है, तो देयर इज नथिंग फार अवे फ्रॉम यू, आपसे दूर फिर कुछ भी नहीं है। और यथार्थ इसका जीता जागता उदाहरण है। यथार्थ आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? मेरे पिताजी एक, पहले हम नक्शा बनाते थे पिताजी, उसके बाद में मतलब मकानों के प्लॉट्स के नक्शे बनाते थे। अब वो एक दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं, और स्कूल यूनिफॉर्म्स का बिजनेस करते हैं। मेरी मम्मी एक गृहिणी है, हालांकि अब वो दुकान में भी कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा करती है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन यहीं से हुई, करौली से शिवा अकेडमी स्कूल से हुई। फिर मैं डिवाइन में पढ़ाई की कुछ समय, जहाँ पे अमित सर मेरे गुरु रहे, मार्गदर्शक रहे। साइंस का इन्होंने मुझे बहुत रुझान दिया, और उसके बाद में फिर मैंने बाहर चला गया कोटा, वहाँ पे हमने ग्रेजुएशन वगैरह भी किया, फिर करौली में आके। आम स्टूडेंट को क्या आप कहेंगे?
आम स्टूडेंट को मेरा मैसेज ये है कि आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, पॉजिटिविटी भी देखने मिलेगी, नेगेटिविटी भी देखने मिलेगी लाइफ में. इट्स नॉट लाइक कि यू विल नेवर कम अक्रॉस नेगेटिव थॉट्स. व्हेन यू पुट इन मच ऑफ द वर्क एंड रिजल्ट्स आर नॉट इन लाइन ऑफ यू, जो आप सोच रहे हो वैसे रिजल्ट नहीं आएगा, आपको नेगेटिव भी देखने को मिलेगा. लेकिन आपको वहाँ स्वयं आकलन करना है कि भाई मुझसे क्या गलती हुई, एग्जाम मुझसे क्या चाह रहा था, मैंने कहाँ पे उसको हिट नहीं किया उस शॉट को, और मैं नेक्स्ट टाइम कैसे बेटर कर सकता हूँ. ये एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है. अगर आप किसी एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते, इट्स नॉट ए फाइनल डेस्टिनेशन. सर हमारे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे हम सब के लिए गुरु के रूप में हैं, और सबसे बड़ी बात यह है करौली के बहुत सारे लोगों के जीवन को परिवर्तित करने वाले जो एक व्यक्तित्व हमारे बीच में है, महेश जी सर, वो भी यथार्थ से चाहेंगे कुछ. सबसे पहले तो बहुत बहुत ये जो इनके पिताजी थे वो एक आर्किटेक्ट थे, तो मैं भी उनसे अच्छी तरह से परिचित हूँ. तो सबसे मेरा एक क्वेश्चन है सिंपली कि आपका सीडीएस में जाने का मन कैसे बना, क्योंकि हर परिवार वाले थोड़ा दूर रहते हैं इससे. हाँ. कि कोई लेफ्टिनेंट कर्नल बने या सेना में जाए, थोड़ा सा अपना करौली बैकवर्ड इलाका हिचकिचाता. हाँ. तो हिचकिचाता है. हाँ. तो आपने बहुत हिम्मत की, आपके परिवार वालों ने बहुत हिम्मत की, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं मुझे. देखिए रियलिटी दर्शकों की को अगर मैं बताएं. बात करूं, ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट मे बी, बट इट वाज जस्ट अ रैंडम एग्जाम. मुझे यूपीएससी का देना था, सीडीएस उसकी लाइन में ही है, यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम करवाता है, तो मैंने सीडीएस का दिया एज ए मॉक टेस्ट. आप अगर किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, लेट्स से आप आरपीएससी लेक्चरर टारगेट कर रहे हैं, तो आपने उससे आरपीएससी से जुड़े हुए और भी एग्जाम देने ही हैं. इससे आपको एक ट्रेंड पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ, किससे फाइट कर रहा हूँ. अचानक से आप बिना प्रैक्टिस के फाइनल टेस्ट में चले जाते हो करने, तो यू विल नॉट बी वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस. तो इसलिए यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम करवाता है. आप एनडीए का भी दो, चाहे आप सीडीएस के प्लेयर हो, लेकिन आप एनडीए का भी दो, आप सीडीएस का भी दो. जरूरी नहीं है कि आपका जिस एग्जाम में आप चाह रहे हो उसमें हो सकता है आपका किसी और में हो जाए जहाँ पे आपका लक अच्छा बैठे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी बैठे. तो मैं चाहे तैयारी एसएससी की कर रहा था सीजीएल की, लेकिन मेरा जैसे सीएचएसएल में भी हो गया, फिर सीडीएस में भी हो गया. तो इट्स ए मैटर ऑफ नॉट ऑलवेज, इट्स नॉट द एम. 1000% हो सकता है कभी आपका बहुत लक और एफर्ट अच्छा हो जाए. ये है. मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए. आप बताएं कि इस प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जो आपने तैयारी की, उसमें आपने मुख्य किस विषय को केंद्रित किया? मुख्य विषय से ज़्यादा, विषय वस्तु या विषय से ज़्यादा मैं ये सोचता हूँ मेरे पर्सनली कि विषय बदलते रहते हैं. आप अगर एसआई की तैयारी करेंगे आपको अचानक से हिंदी पढ़नी पड़ेगी, अगर आप सीजीएल की तैयारी करेंगे आपको अचानक से मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी. तो विषय काफ़ी सारे, विषय बदलते रहते हैं. क्या नहीं बदलता? आपका एटीट्यूड और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि मुझे ऐसे नोट्स बनाने हैं हर चीज़ के जो मैं एग्जाम में परफॉर्म कर सकूँ. ये नहीं कि मैं 1000 पन्नों के नोट्स बना लूँ फिर एंड में मुझे 10 ही याद रहें. ठीक है, अगर मुझे मान लीजिए गेहूं के रोग याद करने के, गेहूं में कौन कौन से रोग लगते हैं, मैंने लिख लिया 1000 रोग लगते हैं, नहीं, मुझे 3 याद होने चाहिए कि टुंडू रोग लगता है. ये मेरा डेफिनेट है कि मुझे एग्जाम में याद रहे. तो मुझे अगर 4 ऑप्शंस में भी एक हिट करे कि अच्छा ये आ रहा है, तो वो मैं लगा दूँ सही से. तो पहली बात तो ये. दूसरी बात, आपको पीवाईक्यू का हमेशा याद रखना है कि पहले एग्जाम में कौन से पीवाईक्यूज पूछे जा चुके हैं. 40% पेपर नया आता है, हर ईयर 40% पेपर नया आएगा, लेकिन 60% पीवाईक्यू पर बेस्ड आएगा ही आएगा. तीसरा, आपने जो क्वेश्चंस में ऑप्शन है, मान लीजिए कि एक सही ऑप्शन है नंबर 1 और 3 गलत ऑप्शन है, तो आपको तीनों गलत ऑप्शन भी पढ़ने हैं, उनके बारे में भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि वो ऑप्शन क्यों गलत थे. क्योंकि एग्जामिनर ऑप्शन कभी भी ऐसे नहीं डालता रैंडमली कि 1 सही और 3 गलत. वो तीनों ऐसे डालेगा कि कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज जरूर होंगे. तो ये आपको पता चलना है. और चौथा, हमेशा ये आपको एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं तो इसे 100% करके ही आऊँगा. आप अपना बेस्ट करो, अपना बेस्ट वर्जन बनो. ये नहीं कि आपने सोशल मीडिया पर किसी को देखा, आईएएस एंट्री हो गई, आप उसको कॉपी करने में लग जाओ. नो, यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, सो दैट विल गिव यू 100% रिजल्ट्स. आप लास्ट बात मेरी ये है कि आप एग्जाम को एनालाइज करो कि यार जैसे अगर मुझे सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है तो उसमें कितना कट ऑफ जा रहा है लास्ट ईयर. अगर मान लो 60% कट ऑफ जा रहा है तो आप 80 से 85% का एम करो. क्योंकि वो एग्जाम इसलिए नहीं जा रहा 60% कट ऑफ के बच्चे स्टूपिड हैं या फिर बच्चे कमजोर हैं. ये इसलिए जा रहा है क्योंकि 15% सवाल ऐसे आ रहे हैं जो बच्चे कर नहीं सकते. ठीक है, तो आप 85% का एम करो, हर बॉल को हिट मत करो, उन्हीं क्वेश्चंस को हिट करो जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो, जिनमें आप 50-60% कॉन्फिडेंट हो. सो दैट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर यू. तो हमारे करौली के स्टूडेंट्स के लिए आपकी मोटिवेशनल स्पीच कैटलिस्ट का काम करेगी. जी जी सर, बहुत उन्हें शुभकामनाएं. धन्यवाद बहुत.